नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केपी टाइम्स में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है अपने शाइला खान का, और आगे मेहमान बने हुए हैं हमारे सुमित पीर जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं क्या बोलते हैं। वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव भी होगा क्योंकि अच्छी बात करते हैं सुमित पीर जी, इतनी बार भी सुना है इनको। तो चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। सफलता हासिल हो रही है और अभी जो मिसाइल टेस्ट हुआ उसका नेम तो सामने नहीं आया। कह रहे हैं कि इतना खतरनाक है कि हिंद महासागर में चीन की एंट्री बंद हो सकती है और इससे चीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है इस मिसाइल के आने से जनरेट हुआ है। और अब जो है चीन और जो भारत है, दोनों ही आपको पता है सुपर पावर्स आपस में टकराएंगी, दोस्ती होगी, या फिर अभी जैसे ब्रह्मोस है, इसके साथ साथ अग्नि है, एक और मिसाइल जो है बंगाल में भारत टेस्ट करने जा रहे हैं। जरा इसके बारे में हमें ब्रीफिंग दीजिएगा। देखिए शैला जी, अगर आप चाइना की परिस्थिति देखें अभी, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, चाइना की थिंक टैंक्स को मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपना ये आकलन नहीं बता रहा। चाइना की थिंक टैंक्स ने चाइनीज गवर्नमेंट को आगाह किया है, कह रहा है कि भारत के पास करीब कुछ हजार ब्रह्मोस मिसाइल है। मुझे नहीं पता कितने, ये उनकी थिंक टैंक का कहना है। अगर इतने हजार ब्रह्मोस मिसाइल है तो आप भारत को छू भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ब्रह्मोस को रोकने का कोई तरीका नहीं, भारत आपको खत्म कर देगा। ये चाइनीज की थिंक टैंक ने अपने गवर्नमेंट को सलाह दी है कि पहले आप पूरा देखिए। दूसरी बात, हमारे पास S-500 बैटरीज 5 आ रही, 3 आ चुकी है, 2 आ रही है। और जो हमारा S-500 है वो टिपिकली S-450 है, दैट इज एडवांस वर्जन ऑफ S-400। जो चाइना के पास है वो S-250 है, क्योंकि उसमें जो सबसे पोटेंट मिसाइल होती है जो 400 किलोमीटर से गिराती, वो उनको रशिया ने नहीं दी है। अब सुखोई भी हमने ब्रह्मोस लगा दी, हमने LCA जो हमारा तेजस है उसमें ब्रह्मोस लगा दिया। हमारे पास राफेल है, राफेल में अपने जो मिसाइल्स है वो उनकी रेंज बहुत अच्छी खासी है। और एक जो मीटियोर मिसाइल है वो तो केवल हमें दिया है, वो दुनिया में किसी को नहीं दिया जाएगा, और उस पे भी हमने ब्रह्मोस लगा दिया। हमारे LCA पे ब्रह्मोस लग सकता है, हमारे मिराज विराज सब पे ब्रह्मोस का वर्जन लग सकता है। ब्रह्मोस को हमने जमीन से, अंडर सी, शिप से, एयर से, हर जगह से टेस्ट कर दिया। ब्रह्मोस की रेंज हमने बढ़ा दी है, और ब्रह्मोस दुनिया का अभी बेस्ट ये कहते हैं आप सुपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा ये कल की बात है, मैं एक टीवी डिबेट पे था हमारे नेशनल टीवी पे, हमने एक मिसाइल जो टेस्ट किया है, मैं अभी इससे बात ही कर रहा था आपके पाकिस्तान मीडिया पे, उस पे क्या है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल है। इंटरसेप्टर मिसाइल यूजुअली जो होते हैं ये लैंड से चलाए जाते हैं, हमने पहली बार सी से टेस्ट किया है, सी से टेस्ट किया। तो मतलब अब हम इंटरसेप्ट किसी भी चलते हुए मिसाइल को सी से भी कर सकते हैं, उसको भारत की सरजमीन तक आने की जरूरत ही नहीं। अगर वो उड़ा और हमारा जहाज या सबमरीन हुई तो हम उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हमारे पास तो जिनको नहीं पता हो कि कैसे काम करती है, तो एक छोटा रेफरेंस के लिए छोटा सा एक क्लिपिंग डाल देता हूँ कैसे काम करती है। तो एक छोटा सा वीडियो है, वो देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा रेफरेंस के लिए, है ना। तो ये ऐसे काम करती है, ये वीडियो है। ज्यादा है जो मेरा मानना है, पर डिक्लेयर्ड रेट 5,500 किलोमीटर से ज्यादा। और कोविड के टाइम में, जब से वो गलवान का इंसिडेंट हुआ था, हमने करीब करीब 40 मिसाइल टेस्ट किए, 40 अलग अलग तरह के मिसाइल टेस्ट किए। अभी हमने प्रलय मिसाइल डिप्लॉय किया, अग्नि का हमने कैनिस्टर फॉर्म किया, अभी अग्नि को हमने नाइट विजन नाइट में किया। और अग्नि इज द ओनली बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी होता है कि छोटे छोटे वॉर हेडों को डिप्लॉय अलग अलग जगह पे कर सकता है। और नाउ अग्नि कैन बी इवन लॉन्च्ड फ्रॉम अ सबमरीन, and with a nuclear powered submarine we can hit any part of China, वो कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। So we are a fully capable nuclear triad। तो दुनिया में 3-4 लोग ही हैं, 3-4 कंट्री है जो न्यूक्लियर ट्रायड है। और जो मिसाइल जितने हमने बना दिए, जितनी हमने टेस्टिंग की है, जितनी हमने की, सारी इंडिजिनस मिसाइल, ये कहीं से इंपोर्ट करके नहीं ला रहे, कि रंग नहीं बदल रहे, नाम नहीं बदल रहे इनका। तो ये जो और हमने बहुत पहले क्रायोजेनिक इंजन वगैरह डेवलप किया था। अभी हमने, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, we have even tested this reusable rocket, इसरो ने टेस्ट किया, आपने देखा होगा एक बड़ा कुछ reusable rocket। तो वी आर द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप दिस। SpaceX के पास ये टेक्नोलॉजी थी, उसके पास हमारे पास आ गई है। तो अभी मैं आपको जो हमारी, अभी हम जो
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अभी आने वाले टाइम में हम एक साल में विल बी डूइंग मोर देन 10 to 12 लॉन्चेस। और जो हमारा GSLV है, हम उसकी साल की 4 से 5 लॉन्चेस करेंगे। हमारा स्पेस इंडस्ट्री इज $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मार्केट। पहले ये स्पेस इंडस्ट्री जो थी आर्यन स्पेस के पास होती थी, जो फ्रेंच कंपनी है उनसे डोमिनेटेड थी। अब धीरे धीरे ये चीजें हमारे पास आ रही। हमने कल परसों 2-4 सैटेलाइट सिंगापुर वगैरह के लॉन्च किए। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग में हम अच्छा खासा अब अपना नाम बना चुके हैं। और यहाँ पे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में है, और अभी कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, कुछ ओपन मीडिया में खबर है, कुछ नहीं है। तो काफी मिसाइलें हैं जो हमने डेवलप कर ली है, जो हम डेवलप कर रहे हैं। और शैला जी सच बोलूं तो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग। देखिए जो हम बताते हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब आइसबर्ग की विशेषता ये होती है 10% ऊपर होता है, 90% नीचे होता है। अब जो 90% नीचे वाली चीज है वो तो मुझे भी पता नहीं, और होंगी भी तो बता नहीं पाऊंगा। बट बहुत सी चीजें ऐसी भी है जो डेवलप हो रही है, जैसे लीनियर एक्सेलरेटर्स की बात करें, लेजर एक्सेलरेटर्स की बात करें, मैक 7 में मैक 9 से ऊपर जाने वाली मिसाइल्स की बात करें, हाइब्रिड बिटवीन सुपर हाइपरसोनिक सुपरसोनिक एंड ICBM उसकी बात करें। अच्छा, हमने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी काफी हद तक टेस्टिंग मुकम्मल कर ली है, वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अब अगर हमारे एयरफोर्स की बात करें, दैट इज रेटेड हायर देन चाइनीज एयरफोर्स। WDMA है जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, वो दैट रेट्स अस ओवर चाइनीज एयरफोर्स, थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अगर आर्मी की बात करें, वो 2.5 मिलियन रिजर्व प्लस स्टैंडिंग, वी आर द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। हमारे पास करीब जितने नेवल एसेट्स हैं, करीब 68 नेवल एसेट्स हमारे नए बन रहे हैं और ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा चाइना की 12 प्लस 18 30 सबमरीने रिटायर हो गई, जो मैं पहले से 2 साल से कह रहा था चाइना साल 18 20-30 सबमरीने रिटायर करेगा। तो नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, हमारा सारा असलाफ देश में बनता है। 60% डिफेंस बजट देश की कंपनियों में होता है। और आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर की बात करें, LCA की बात करें, तेजस का मैक 2 बन रहा है, उसके टेंडर निकल गए, एमकॉम बन रहा है। हम $25 बिलियन के 125 फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, सुखोई 57 के मेकिंग में है। हमने राफेल M शुरू कर लिया, हैव चोजन फॉर आवर नेवी। यहाँ 5-6 कंपनियां इंजन बना रही है, एयरक्राफ्ट इंजन। और अभी हमने अपना जो कावेरी इंजन था उसको स्टेबलाइज कर लिया, अब वो GE उसकी प्रोडक्शन करेगा इंडिया में। तो मतलब जो हमारी पहले इंजन हमारा बॉटलनेक होता था एयरक्राफ्ट का, वो हमने बनाया। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, सबमरीन्स में, न्यूक्लियर पावर यूनिट सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने लगे। और जिस कीमत में हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया वो तो लिटरली पीनट्स है, उससे ज्यादा तो रिफर्बिशिंग में लगता है। और हमारे पास कोचिन में ड्राई डॉक है, और जिसमें हम बड़ा 80,000 या 90,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। तो अब हम आने वाले 10 सालों में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाएंगे। तो हमारा प्लान है कि कम से कम हमारे पास 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हो। और सबमरीन्स तो हम बना ही रहे हैं, फ्रीगेटर्स बना रहे हैं, डिस्ट्रॉयर बना रहे हैं। और मतलब अभी जो, और हमारी नेवी ने करीब 75 नेवियों के साथ एक्सरसाइजेस की है, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा एक्सरसाइज हम US के साथ करते हैं, और US सबसे ज्यादा एक्सरसाइज हमारे साथ करता है। तो अभी अगर आप चाइना के बारे में पूछे शैला जी, तो चाइनीज नेवी की औकात इतनी नहीं कि साउथ चाइना सी से बाहर निकले। हमारी नेवी तो अभी जो खबर आ रही है, सॉरी, अभी जो खबर आ रही है कि बंगाल में जो है इंडिया जो है, एक है ब्रह्मोस ER और अग्नि प्राइम, और एक तीसरे का भी नेम सामने नहीं है, इसके जो टेस्ट करने जा रही है। लेकिन जो चीन है उन्होंने अपना जासूसी जहाज जो है भेज दिया जासूसी करने के लिए। तो ये चीज खबर सामने आती है कि जब भी इंडिया कोई टेस्ट करने जाता है तो हमेशा चीन जासूसी करने क्यों आ जाता है? इसका कोई बंदोबस्त इंडिया ने किया है कि ये बस ऐसे ही चलता रहेगा? इसका जवाब मैं दे देता हूँ। हमारे एक पड़ोसी देश ने वही गलती कर रखी है जो आप लोगों ने कर रखी है, चाइना से लोन ले रखा है। तो सब पड़ोसी हैं, भुगत रहे हैं, बस यही कारण है, इसका और कोई कारण नहीं है, पड़ोसी होना। देखिए शैला जी, एक चीज होती है, कहते हैं कि अपने दोस्तों से ज्यादा करीब अपने दुश्मन को रखना चाहिए। आ जाए, टेस्टिंग कर ले, पता लग जाएगा कैपेबिलिटी कैसे, वैसे औकात समझ के घर में बैठ जाएंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हम तो कहते टेस्ट करो, पता लगा लो। देखिए चाइना की वीकनेस क्या, 2 वीकनेस है बड़ी। सबसे पहले चाइनीज इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, वो बिना इंटरनेशनल ट्रेड के चाइना की इकोनॉमी चलेगी।
अगर सही है। इंटरनेशनल ट्रेड खत्म, चाइना खत्म। चाइना का क्यूमुलेटिव डेट $53 ट्रिलियन हो गया है। $53 ट्रिलियन, विच इज 55% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। चाइना के more than 50% of the provinces have a debt of more than 45% of their GDP। ऑफिशियल नंबर बाहर आ गए। ये चीजें जो हैं, ये आपकी चाइना की हालत है। चाइना का एक और प्रॉब्लम है, एक तो इकोनॉमी है, दूसरी बात डेट है, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइनीज आर्सनल इज नॉट रिलायबल। आप बोलेंगे यार तुम कोई मिलिट्री एक्सपोर्ट तो हो नहीं सुमित जी, आपके कहने से क्या होता है? ये तो खुद कंवर जावेद बाजवा कह गए ना, आपके यहाँ जितना आर्सनल है सारा चाइनीज है। बाजवा साहब खुद कह गए, तोप है जो गर्म होती है, जहाज है जो उड़ता नहीं है, बंदूक है जो उसमें गोली नहीं है, फौजी है जिसके पास खाना नहीं है। तो जब बाजवा साहब कह गए ना, ये तो मैंने नहीं कहा। अच्छा, ये बात जो मैं आपके चंद लोग के पाकिस्तान मीडिया पे, इंडियन मीडिया पे कहते थे, लोग मानते नहीं थे। नहीं, मैंने कहा खैबर टैंक तो 30 किलोमीटर चलने का, उसका रेडिएटर गर्म होता। 2 साल से चाइना ने रेडिएटर नहीं दिए। आपने फ्रिगेटर लिए, वो डॉक्ड है। GF-17 70% जहाज डॉक्ड है। F-16 उड़ता नहीं, मिसाइल उसमें चीनी लगते हैं। आपने ड्रोन लिए थे उनसे, आपने 2 तारीख के तालिबान वालों पे चलाए, दोनों फटे, उनका कुछ हुआ ही नहीं। तो आप अगर चाइनीज आर्सनल की रिलायबिलिटी देखेंगे तो पाकिस्तान का आर्सनल देखो, क्योंकि आपको 80-90% आर्सनल चाइनीज है। तो चाइनीज आर्सनल कितना रिलायबल है, उसको उसकी लेबोरेटरी पाकिस्तान। चाइना तो खुद रशियन आर्सनल पे जिंदा है चाइना। और अगर आज आप मैं सही कह रहे हैं। आपको मैं एक और बात बताऊं जो लोगों को नहीं पता होगी। देखिए, सुखोई की बात करें, हमारे यहाँ सुखोई MK आई है। अब कहने को चाइना के पास भी सुखोई है, पर जो हमारा सुखोई है, हमने उसमें इतनी मॉडिफिकेशंस कर ली है। हमारा सुखोई विद फुल फ्यूल एंड फुल एम्यूनिशन फ्लाई करता है। चाइना का सुखोई विद हाफ फ्यूल और हाफ एम्यूनिशन फ्लाई करता है। ये फर्क है। अब जो चाइना के पास S-250 है टेक्निकली, हमारे पास S-450। तो और जो हमने परले मिसाइल डिप्लॉय कर लिया, जो हमने चीजें डिप्लॉय कर ली। अब चाइना की मिसाइल टेस्टों के बारे में आपने सुना नहीं होगा। चाइना चीजें बना तो लेता, पर वो कितनी रिलायबल है वो चाइना को खुद नहीं पता। आप देखिए, चाइना ने 45 साल से जंग क्यों नहीं की किसी से? चाइना ने 45 साल से किसी से जंग इसलिए नहीं की, चाइना को खुद नहीं पता कि मेरा सामान चलता कितना। हमारे एक कहावत है, जब चाइना का खिलौना लेने थे ना, बोले 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 चाहे तो चांद तक, नहीं तो रात तक। दुकान से उतरने के बाद यही चीज है हमारे यहाँ। और जैसे आपने डिफेंस सिस्टम की हमारे पास की, इसका हम पे बहुत अच्छे से इंडिया ने तजुर्बा किया। ब्रह्मोस जब मियां चन्नू पे गिरा, रडार की समझ में नहीं आया और मीडिया ने कहा कोई आंधी कोई शापर आ रहा है। भाई इतना बड़ा मिसाइल आके गिर गया, किसी को कोई पता नहीं चला। तो मेड इन इंडिया पे लोगों का ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है। और जो आपने म्यार की बात की, वो आपको पता है, ब्रह्मोस की लाइनें लगी हुई है, हम इंटरनेट पे देखते कि हमें दे दो, हमें दे दो। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका पीछे जा रहा है और इंडिया जो है आगे आ रहा है। और कंग्रेचुलेशन सर, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। और ये सारी टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपने हम बात जी जी ये आपने शैला जी बहुत बड़ी बात की। मेड इन इंडिया है, ये कहीं से लेके रंग नहीं किया और राम नहीं बदला जैसे पाकिस्तान में होता है। दूसरी बात, मैं जब ब्रह्मोस का ये तो आपके एक डिजिटल चैनल पे मैं था, तो मैडम ने मुझसे पूछा कि सुमित जी आपका क्या कहना है। मैंने बोला आपके जनरल साहब कह रहे थे भाई 3 मिनट 72 सेकंड ऐसे उड़ा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। मैं जनरल साहब से ये पूछे, साहब 3 मिनट 72 सेकंड आसमान में थे तो $200 का रडार बता देगा, पर आपने 3 मिनट 72 सेकंड क्या किया? या गड्ढा का उठने का वेट कर रहे थे, जितना बड़ा गड्ढा होगा उससे पता लगेगा कितनी बड़ी मिसाइल है। मतलब व्हाट डिड पाकिस्तान डू टू इंटरसेप्ट दैट मिसाइल? आपने क्या किया उस मिसाइल को रोकने के लिए? 3 मिनट 72 सेकंड आपके स्काई में थी। व्हाट डिड यू, बिकॉज़ आई नो यू HQ-8, HQ-9, HQ-10 व्हिच आर यूजलेस इंटरसेप्टिंग सिस्टम्स। वो चाइना के आउटडेटेड सिस्टम्स, वो किसी को इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। वो जनरल साहब नहीं बोले, जनरल साहब ने सिर्फ टाइम गिना दिया है, भाई ऐसे उड़ा, ऐसे, हमें पता क्या हुआ। मैं कहा जनरल साहब ये तो बताएं कि आप गड्ढा खोलने का वेट कर रहे थे कि जितना बड़ा गड्ढा हो उससे पता लगेगा मिसाइल कितनी बड़ी थी। तो मतलब आपने क्या किया रोकने के लिए? बट नोबडी आंसर्ड दैट। बट ठीक है, कोई बात नहीं जी। बिल्कुल सही कह रहे, पूरे नक्शे आए हुए हैं हमारे सामने, ऐसे आया, फिर इस तरह क्या, फिर इस तरह का। भाई इसका क्या करने किया क्या? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हुआ कुछ नहीं इससे। और ये तो किस्मत अच्छी थी, उसके अंदर वॉर हेड नहीं था, वरना हमारा एक शहर तो वैसे ही उड़ जाता। और ये हमारी किस्मत अच्छी थी। अब दूसरी हम बात करते हैं सुमित जी, ये जो पुंछ अटैक है और इसके साथ जो है पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी तंजीमें काम कर रही है, उनका नाम इस पे जुड़ा है। बहुत अफसोसनाक वाकया। हम आम पाकिस्तानी अफसोस ही कर सकते हैं। आपको पता है हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है।
जो मुल्क चला रहे हैं उनको अपने अवाम की नहीं पड़ी, तो वो किसी के मुल्क में हुए हुए नुकसान को कैसे अपने ऊपर ले सकते, अब जैसे उसामा बिन लादेन भी यहाँ पे कितने साल रहे और हम मना करते रहे लोगों को कि वो यहाँ नहीं है, और अमेरिका आके यहाँ से बरामद करके ले गया। तो अब ये पुंछ अटैक और G20 समिट का क्या लिंक है और आने वाले दिनों में क्या रिएक्शन आएगा भारत का? देखिए शैला जी, दो तीन चीजें हैं। पहले उसामा बिन लादेन आपके यहाँ थे, आपने डिनाई किया। इमरान खान नियाजी तो उन्हें शहीद आजम कहते हैं। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बादशाह है, मैं नहीं कह रहा। तो मतलब डिप्लोमेटिक ब्लंडर कहूँ मैं, क्या कहूँ, अब नियाजी साहब है, बड़े आदमी, क्या कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो। खैर, अब दूसरी बात आपने बोली, देखिए यहाँ एक बहुत अजीब सी बात हुई, क्योंकि यहाँ तीन एंगल है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी को 3 महीने से एससीओ के आने की दावत दी गई। जरदारी साहब ने नहीं, कुछ नहीं बोला। अब वो एस्टेब्लिशमेंट का इंतजार कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट परमिशन देगा तो आएंगे। अब उन्होंने बोल दिया मैं आ रहा हूँ। 6 घंटे बाद, केवल 6 घंटे बाद हमारे कॉन्वॉय पे अटैक होता है। FATT नाम का आतंकवादी संगठन जो POJ से ऑपरेट करता है, जो जैश ए मोहम्मद F से एफिलिएटेड है, 12-13 है, उनमें से उसने जिम्मेदारी ली कि जी हमने किया है। इसने क्या किया, पहले फायरिंग की। वो रोड खराब थी, थोड़ा पहाड़ी रोड है, पहले फायरिंग की। फिर RPG से टैग पे लगाया। हमारे 5 भाई शहीद हो गए, जिसमें से 4 सरदार थे। और मैं आपको बताऊं, इनमें से एक सरदार वो है जिसके पिताजी ने कारगिल में शहादत दी थी, बेटे ने यहाँ शहादत दी है। तो हुआ, फिर उस पर फायरिंग की। अब देखिए, हम हमारे यहाँ से तो जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर से उन्हें ढूंढा जा रहा है, जो भी हमारे बॉर्डर के साइड में होगा, जिसने भी कोलैबोरेट किया, जिसने भी इसमें शिरकत की, मदद की, उसको तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, वक्त की बात है। बट आपके यहाँ क्या किया गया? आपके पास इस एक्शन के होते ही फॉरवर्ड जो आपके LOC है, जितने ये टेररिस्ट कैंप पे खाली किए गए, पहली बात, बैड टीम्स को एक्टिवेट किया गया, फॉरवर्ड रडार बेसिस आपने एक्टिवेट कर ली, और रावलपिंडी में मीटिंगें हो रही। अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया, तो ये सब करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी तो जवाब देंगे और इंडियन आर्मी जवाब देगी, और जो हमारे बॉर्डर वाले, उनको तो खैर हम निपट लेंगे। और ये भी अटकलें लगाई जा रही है भाई, इसको आप जो इलेक्शन डिले करने की टैक्टिक है, क्योंकि अब फौज बोलेगी जी भारत हमला करेगा, सिपाही आएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, जी यही चल रहा है जी। ये इलेक्शन हो नहीं सकता। और ये बताइए, ये ऐसा क्या कि 6 घंटे से बिलावल भुट्टो कह रहे मैं आऊंगा, 6 घंटे में हमला होता है। हमला करने के लिए भी टाइम लगता है, लॉजिस्टिक्स लगती है। देखिए, ये तो दोनों, जिसने भी करा, दोनों यहाँ से अप्रूवल दे दिया, यहाँ से हमला कराया। और दूसरी बात आपको बताऊं, अब बिलावल भुट्टो आएंगे, कोई एजेंडा तो है नहीं, कोई चीज तो हुई है नहीं, बस यहाँ के कॉफी पियेंगे, बिरयानी खाएंगे और निकल जाएंगे। अगर आपको वाकई आना है तो आपको अपना एजेंडा सेट करना, महीनों लगते हैं एजेंडा सेट करने में। बायलैटरल करनी है, ट्राइलैटरल करनी है, नहीं करनी है, एससीओ का एजेंडा क्या, आपके कॉमन पॉइंट्स क्या, हमारे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगी, कुछ चीजें आगे बढ़ेगी। ये तो वही वाली बात होगी। अभी आपकी हीना रब्बानी खार गई थी मॉस्को, वो लारा साहब बैठे थे, 10 लोग बैठ गए। वो कहते मैडम आपकी टीम का, कहते टीम तो कोई है नहीं, कहते मैं तो अकेली हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब यहाँ तो मतलब टीम लाई जाती है ना, कहते नहीं मैं तो अकेली हूँ। फिर उन्होंने फिर पूछा, बोली नहीं हम तो छोटी कंट्री, आप बड़ी कंट्री हो, हमारे पास टीम का है। अरे काउंसलेट से अपने 10 बंदे उठा लेते, दिखाने को उठा लेते। लावराव साहब कह रहे भाई ये मजाक हो रहा है क्या? तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, हम 10 लोग बैठे, भाई तुम अकेली चल गई बहन जी, आप उठ के। हाँ, तो मतलब एक पर्सनल सेक्रेटरी साथ लेके तुम। इसी पे बात कर लेते हैं। एक वीडियो है छोटा सा वहां का, लिटरली झाड़ लगाई है, लिटरली झाड़ लगाई है, वो आप देखो कैसे लगाई है। ये हर इंडियन को देखना बनता है। ज्यादा और स्मार्ट बनते हैं ना तो साथ में ये We have a small team and the rest will come. We are traveling with a small team and we have a small embassy. We are not a big power like Russia. देख करके मजा तो आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिप्लोमेसी में मजाक नहीं होता, एक आप सीरियसनेस को दिखाते, कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक इमैच्योरिटी है। अब बिलावल आ रहे हैं यार, आप 3 महीने पहले बोलो आ जाओ, एजेंडा होगा, कुछ होगा, कोई प्रोडक्टिव चीज तो निकला है आपके आने से। अब आपकी फैक्ट्रियां तो बना रही है यूक्रेन के लिए असला। अब जो चाइना ने आपको असला दिया था, वो इनको आप देके उनको आप यूज कर रहे हो।
तो ये भी एक संवेदनशील मुद्दा है। अब ऐसे में तरक्की, ऐसे में दोस्ती, ऐसे में कॉपरेशन तो हो नहीं सकती। और आप ये भी जानते हो कि मियां नवाज शरीफ ने 2 बार भारत से कॉपरेशन करने की कोशिश की, दोनों बार उनका पत्ता काट दिया गया। तो मतलब जब तक आर्मी और आईएसआई ये चाहती है कि ये चीजें चलती रहे, कश्मीर की दुकान खुलती रही, आप तो ये दिखाना चाहते हो ना दुनिया को कि भाई G20 के लिए कश्मीर से तो आर्मी की कॉन्वॉय पे एम्बुश हो सकता है, नॉर्मल लोगों के लिए क्या हो सकता है, दिखाना तो यही चाहते हो। पर अब आपको जो करना था कर लिया, अब हमारी बारी है, जवाब हम देंगे। अब कब होगा, कैसे होगा, जमीन से आएगा, आसमान से आएगा, समुद्र से आएगा, मुझे नहीं पता, पर एक चीज की गारंटी मैं लिख के देता हूँ, जवाब जरूर आएगा। और मेरा ये मानना G20 से पहले आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जवाब की तैयारियां हो रही, जवाब देने की तैयारियां हो रही। जो इस साइड के बॉर्डर वाले उन्हें तो हम निपट लेंगे, पर जो बॉर्डर के उस पार है, जिन्होंने ये किया या करवाया है, चीजें उन तक भी पहुंचेगी, उन तक भी पहुंचेगी। देखिए जवाब तो आएगा, ये तो मैं निश्चित कह रहा हूँ, जवाब आएगा। और अब की बार बाजवा साहब का आज वो हामिद मीर साहब का वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, टैंकों में पैसे क्यों डालने के पैसे नहीं, और ये वो। हाँ, मैं अब देखिए, ये मैं आपके चैनलों पे 2 साल से कह रहा हूँ, अपने टीवी पे, नेशनल टीवी पे कह रहा हूँ, अपने डिजिटल चैनलों पे कह रहा हूँ। अब भाई मैं कहूँ तो कहीं भाई तू, आप तो मिलिट्री एक्सपोर्ट, अब तो खुद बाजवा साहब कह रहे हैं, वो कह रहे भाई टैंक है जिसमें गोला नहीं है, वो टैंक चलती नहीं, फ्रिगेटर डॉक्ड है, GF-17 उड़ेगा नहीं, चाइना ने बम दिया नहीं, F-16 उड़ेगा नहीं, असला है नहीं, बंदूक है नहीं, चाइनीज आर्सनल चलता नहीं, फौज कह रही हमें खाने को मिलता नहीं, तो जंग कहाँ पे लड़ेंगे। ये जो तहरीक तालिबान से आपने बोल दिया हम उनको मजा चखा देंगे, हुआ तो कुछ भी नहीं, मैं तो प्रेडिक्ट कर चुका था, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 दिन का असला बचा आपके पास, अगर आप तहरीक तालिबान पे वो लगा देंगे पीछे, तो आपकी कंट्री पूरी खुली हो जाएगी। पर ये देखिए, आसिम मुनीर आए थे LOC, और आसिम मुनीर के आने के बाद ही हुआ है। एक और सिमिलरिटी आपको बताऊं, जब पुलवामा हुआ, आसिम मुनीर वाज ISI, अभी आसिम मुनीर इज आर्मी। और आपके आसिम मुनीर की 3 कैपेबिलिटी है, ही इज द ओनली पर्सन हु हैज हेडेड ISI, हु हैज हेडेड मिलिट्री इंटेलिजेंस, एंड हु इज आर्मी चीफ। ये आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कोई ऐसा बंदा नहीं आया। ये पुंछ आसिम मुनीर और ये घटना होती है। पर ठीक है, देखिए शैला जी, हमारे भी रडार एक्टिव है, हमें भी इंटेलिजेंस समझ आती है। तो आप वही कहते हैं ना, यू हैव टू विन ओनली 1 टाइम्स, वी हैव टू विन 100 टाइम्स। सच्चाई तो ये है। बट पर जब हमारा जवाब आएगा तो फिर भाई ये हो गया, भारत दोस्ती नहीं चाहता, भारत ये नहीं चाहता। बाजवा साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पाकिस्तान इज नॉट इन अ पोजीशन टू फाइट। आप एक ऐसा करें, और आपके देखने वाले दर्शक ऐसा करें, गूगल में एक सर्च डालें, व्हाट आर द 20 थिंग्स यू नीड टू गो टू अ वॉर, इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फूड रिजर्व्स, फॉसिल फ्यूल चाहिए, एम्युनिशन चाहिए, प्रिपेयर्ड चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। मुझे बताइए शाहिला जी, अगर 20 क्राइटेरिया उनमें से आपके पास एक भी हो नहीं है, तब भी ये पंगे लिए जा रहे हैं, तब भी पुंछ कराया जा रहा है, तब भी चीजें कराई जा रही है, क्योंकि आपको इलेक्शन टालना है, आपको बिलावल भुट्टो को पपेट बनाना है। यू डोंट वांट बिलावल भुट्टो टू सबसे अल्टीमेटली ISI और आर्मी सारा डिसाइड करती है। आई थिंक एवरीथिंग इज डिसाइडेड बिटवीन क्या नाम है उनका, आसिम मुनीर एंड क्या नाम है आपके ISI चीफ का, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नदीम अंजुम। तो आई थिंक टू ऑफ दीज पीपल डिसाइड एवरीथिंग। बाकी देखिए, जो आपके मुल्ला मौलाना, वो तो कवर फायर इनको देते हैं, पॉलिटिशियन को तो जब मर्जी आप बिठाओ, जब मर्जी उठाओ, जब मर्जी गिलाओ। अब 12,000 एकड़ जमीन कराची के बाहर इस साइड लिए, 12,000 एकड़ इस साइड लिए, 12,500 एकड़। और आपको ये जान के खुशी होगी और आपको हैरत भी होगी, आपकी कंट्री में से 12% लैंड ऑलरेडी आर्मी के कंट्रोल में है। 12% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ पाकिस्तान इज अंडर कंट्रोल, वेयर आर्मी हैज द राइट्स ऑफ CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज। तो जब तक ये स्थिति चलेगी शैला जी, आपके कॉमन लोग का तो कोई भला होना नहीं, ये तो इनका ही भला होना है, ये तो अपना ऐश करे। 12% जमीन उनके पास आज के डेट में है, और ये जो DHA के लिए 12,000 एकड़ ऑक्यूपाई करे अलग है, ये जो चाइना को 5 लाख एकड़ दी है, कागजों पे 47,000 एकड़ है, वो अलग है। कहाँ DHA नहीं आपका, कहाँ DHA नहीं, बताइए कि शहर में DHA नहीं। तो मतलब ये चल तो रहा है, ये सिस्टम ऐसे चल रहा है क्या। और अब अपना सत्ता चलाने के लिए कभी वो कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, फिर बोलेंगे देखो जी भारत हमला कर रहा, मोदी जी हमला कर देंगे, भारतीय सेना आएगी, मीटिंग करनी है, इलेक्शन नहीं हो सकता, हम चलाएंगे, हम देश को बचाएंगे। और जैसे रिटायर होंगे दूसरा पासपोर्ट यूज करेंगे, कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको जाएंगे। हर एक के हर कोई बिलियनर है, दिक्कत किसी को है नहीं। अब मरता कौन है, कॉमन पाकिस्तानी। 200 लोग मरे आटे की लाइन में, वो कौन मरा, ये थोड़ी मरते हैं।
ये तो कॉमन पाकिस्तानी मर। और चाइना की भी हालत, जो आपका ऑल वेदर फ्रेंड है, बहुत अच्छी नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, चाइना विल आल्सो डिसइंटीग्रेट। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बाकी आवाम की जो हालत है, हर एक को उस पे रोना आ रहा है कि यार ये किस मुल्क में होता है। दो लाइनें, एक अमीर की है और एक गरीब की है। लेकिन सुमित जी, मैं एक सवाल आपसे कहना चाहती हूँ। हम सबकी बड़ी ख्वाहिश है, मैं एक छोटी सी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया पे भी जो लोग बैठे होते हैं, आप भी पाकिस्तानी चैनल्स पे आते हैं, हर एक की यही ख्वाहिश है कि यार हमारा एक नेबरिंग मुल्क है, भारत है, इससे दोस्ती कर लेते हैं, हमारे ताल्लुकात बेहतर होते हैं। लेकिन एक तीसरा ग्रुप है जो नहीं चाहता है, और अनफॉर्चुनेटली हर दफा वो कामयाब भी हो जाता है। तो ये आने वाले सालों में इसी तरह ही रहेगा, कोई बेहतरी आएगी या हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे? आप क्या राय रखते हैं? देखिए शैला जी, फौजी का काम है देश की सरहदों को प्रोटेक्ट करना। आपके यहाँ फौजी बिल्कुल। व्यापारी बन गया है, बिजनेसमैन बन गया है, जीडीपी कंट्रोल करता है, जमीन करता, बेबी पाउडर बनाता, बेबी डायपर बनाता, टेलीकॉम पाउडर बनाता, मकान बनाता, गाड़ी बनाता है, इंपोर्ट करता, मदरसा चलाता, स्कूल चलाता, कॉलेज चलाता। अब ये फौजी फौजी कह रहा है, ये तो व्यापारी बन गया। अब वो व्यापारी जो है वो अपनी बिजनेस इंटरेस्ट देख रहा है ना। वो तो अपनी फौज की वर्दी को यूज करके अपने बिजनेस इंटरेस्ट देख रहा है। फौज की वर्दी तो दिखाने को है, वो काम को। अब हमारे यहाँ का फौजी देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बाजवा साहब की बीबी के अकाउंट में, एक अकाउंट में $600 मिलियन मिले, केवल एक छोटे से अकाउंट में $600 मिलियन। हमारे यहाँ सीडीएस बिपिन रावत जी थे, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। उनके फादर भी जनरल थे, लक्ष्मण रावत नाम था उनका। सीडीएस थे बिपिन रावत। जब उनकी डेथ हुई, उनके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए, 3 लाख। फादर भी जनरल थे, ये हेड ऑफ आर्मी चीफ रहे, फिर सीडीएस रहे। 3.5 लाख रुपए। ये हमारा फौजी है जिसके फादर भी जनरल थे, और एक मकान है नोएडा में 2-3 बेडरूम का, यही है। और यही है मलकियत, यही हैसियत है। सीडीएस 80 करोड़ 100 करोड़ का बजट उनके नीचे है, 3.5-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी उनके नीचे है, वर्ल्ड की 3rd पावरफुल मिलिट्री उनके नीचे है। ये है असलियत। आपके फौजियों के यहाँ आपके मेजर जनरल को 240 एकड़ तो जमीन मिलती है, जेएसयू को 60 एकड़ जमीन मिनिमम मिलती है। मैंने आपको कंपैरिजन बताया, बाजवा साहब की वाइफ और हमारे सीडीएस का कंपैरिजन कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आपके एफडब्ल्यू ने चीनियों से 42 डैम बनवाए थे, 42 के 42 टूट गई। फ्लड तो इसलिए आई, कोई एफडब्ल्यू से सवाल पूछेगा 42 डैम क्यों टूटे? एक आपका मंगला डैम या कोई है जो शायद अमेरिकन ने बनाया, वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स, उससे 50 साल से तो उससे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो 42 डैम बनाए थे चीनियों ने, ये क्यों टूटे? तो जवाब तो कोई देगा ना, किसी ने तो पैसे कमाए हैं। बच्चों जो लंदन में बच्चे पढ़ते हैं, अमेरिका में बच्चे पढ़ते, फीसें देनी है, वो तो कहीं से आ रहा है ना। अब बाकी बेचारे लोग मर रहे हैं आटे की लाइन में, तो मर रहे, क्या करें, सच्चाई ये है। चलिए, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो सुमित जी ने बहुत ही डिस्क्राइब करके और बहुत ही तरीके से समझाया। कुछ बातें ऐसी थी जो मुझको भी नहीं पता थी, तो उन्होंने वो भी बताई। बहुत ही ब्रीफ के अंदर वीडियो था, थोड़ा लंबा हो गया। मैं भी देखने में इतना मगन हो गया था कि मुझको भी पता नहीं, मुझको भी वहां से इशारा किया कि भैया बहुत लंबा हो गया है वीडियो। तो वीडियो बहुत ही अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। जैसे मैंने कहा था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको आपकी सेना के बारे में बहुत कुछ पता पड़ा, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, ऑन द प्रोसेस क्या चल रहा है अभी तक, और आगे के लिए क्या है, विजन क्या है आगे के लिए, ये भी पता पड़ा। तो ओवरऑल वेरी गुड वीडियो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।